हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीसीएस इनकम टैक्स के अंडर होता है। टीसीएस की सेक्शन 206 सीक्यू के बारे में। 206 सीक्यू क्या होता है? आप नए हैं या अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बेल आइकन होता है, घंटी का निशान होता है, उस पर ऑल लिखा होता है, उस पर भी क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी आपको वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले मेरे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को देखें। Please subscribe our YouTube channel True and Viral Story and also press on bell icon for getting notification. टीसीएस क्या होता है, इसको कौन कलेक्ट करता है, इसका इनकम टैक्स की रिटर्न पर क्या इफेक्ट होता है, क्या इसका हम रिफंड ले सकते हैं, ये सारी चीजें सारी डिटेल के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं टीसीएस क्या होता है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। ये एक इनकम टैक्स होता है जो कि किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर लगाया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये जैसे कोई दो ट्रांजैक्शन होती है, एक पे करने वाला होता है और एक रिसीव करने वाला होता है। तो रिसीव करने वाला एक पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट उसका लेगा और वो गवर्नमेंट को एज ए एडवांस टैक्स भी इसको हम कह सकते हैं, वो जमा करा देता है। तो उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना ये टीसीएस होता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 206 सीक्यू की बारे में। तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन 206 सीक्यू के बारे में, जो कि टीसीएस से रिलेटेड है, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको एक्ट बताऊंगा कब से ये एप्लीकेबल हुआ है, और इसके बाद फिर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये कब से लागू हुआ है। तो और ये है क्या टीसीएस। तो टीसीएस मैंने आपको बता दिया, ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज होता है, जो कि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें एज ए इनकम टैक्स ये कलेक्ट किया जाता है और गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। ये जस्ट लाइक एडवांस टैक्स होता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को? तो बहुत से लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन अपना जो ट्रांजैक्शन है वो इनकम टैक्स में शो नहीं करते। इसलिए 1 अक्टूबर 2021 से ये सेक्शन 206 सीक्यू एप्लीकेबल हुई है, जो कि फाइनेंस बिल 2020 में लाई गई थी और इसको एक्ट बनाया गया, फाइनेंस एक्ट 2020। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं इसकी डिटेल। ये देखिए, टीसीएस ऑन फॉरेन रिमिटेंस थ्रू लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। तो ये जो सेक्शन है ये रिमिटेंस के ऊपर है। जब कोई व्यक्ति फंड या पैसा अपने देश से
दूसरे देश में भेजता है तो उस पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होती है। तो ये 3 तरह से होती है, जिसमें एक होता है थ्रू लिबरलाइज रिमिटेंस एक्ट स्कीम, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं LRS। ये अब मैं आपको बताता हूं ये कितने टाइप की होती है। ये मेन होती है 2 टाइप की, एक रिमिटेंस थ्रू लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम, ये 2 तरह की होती है। इसमें एक रिमिटेंस फॉर स्टूडेंट फॉर स्टडीज एब्रोड, दूसरी बी है रिमिटेंस बाय इंडिविजुअल अदर देन अबव, और फिर है नेक्स्ट है रिमिटेंस फॉर पेइंग फॉरेन टूर, यानी फॉरेन टूर पर अगर कोई जाता है उसके लिए अगर कोई अमाउंट यहाँ से ले जाता है या कोई भेजता है, रिमिटेंस करता है। अच्छा, इसमें फिर अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। रिमिटेंस थ्रू लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम में जो होती है वो एक लिमिट होती है, वो लिमिट है 7 लाख रुपए तक की। अगर आप 7 लाख रुपया तक रिमिटेंस करते हैं तो आपको कलेक्शन है TCS ये नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ और फिर और चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको रिमिटेंस फॉर स्टूडेंट फॉर स्टडी एब्रोड। तो इसमें भी क्या है कि अगर आप लोन वगैरह लेते हो तब है ये। तो इसके लिए ये है कि रिमिट फॉर द पर्पस ऑफ परसुइंग एजुकेशन थ्रू ए लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, है ना। वो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ये नहीं आपने किसी ऐसी चलते फिरते से किसी रिश्तेदार से आपने पैसा ले लिया, और वो कवर्ड होने चाहिए अंडर सेक्शन 80E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। द रेट ऑफ TCS विल बी 0.5% ऑन अमाउंट ऑफ रिमिटेंस एक्सीड 1 लाख। जो मैंने अभी आपको बताया था कि 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो वो 7 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होगा। तो मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूं। रिमिटेंस अमाउंट इज ₹7 लाख, इसमें 7 लाख रुपए तक पे आपको नो TCS विल बी कलेक्टेड, कोई TCS कलेक्ट नहीं होगा। अगर सपोज करिए आपने 11 लाख रुपए का रिमिटेंस किया, वो भी किस उसमें स्टडी के मामले में, स्टडी के लिए आपने अगर रिमिटेंस किया है, तो इसमें क्या होगा, 11 लाख रुपए जो आपने भेज रहे हैं उसमें से 7 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, बाकी कितना बचा, 4 लाख रुपया। तो TCS जो लगेगा वो 4 लाख रुपए पर लगेगा, कितना परसेंट, 0.5%। तो 4 लाख का 0.5% कितना हो गया, 2000 रुपया। तो ये 2000 रुपए TCS के आपके लगेंगे, और प्लस आपका 11 लाख रुपए वो लेगा बैंक, जो भी बैंक या अदर जो भी एजेंसीज है जो कि RBI से अप्रूव्ड होती हैं। तो आपको कितना देना पड़ेंगे, 11 लाख और 2000 रुपए। और एक चीज और है, इसमें है पेन नंबर का भी वो रहता है। अगर आप पेन नंबर नहीं दोगे तो 0.5% की बजाय आपको TCS कटेगा 5%। तो देखिए मैंने ये लिखा, इफ पेन कार्ड नॉट प्रोवाइडेड देन TCS रेट विल बी 5% इंस्टेड ऑफ 0.5%। तो ये तो हो गया स्टूडेंट के बारे में। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं आपको इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल का भी वही सेम है, लेकिन रेट उसका है 5% अगर स्टूडेंट नहीं है तो। अब जैसे आप ने रिमिटेंस किया
6,50,000 रुपए का है, तो आपको कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, कोई बैंक नहीं लेगा आपसे, सिर्फ जो उसके चार्जेस होंगे वो लेंगे, लेकिन टीसीएस नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद वही व्यक्ति बाद में और रिमिटेंस करता है, जैसे उसने 6.5 लाख रुपए पहले रिमिटेंस कर दिए 20 अप्रैल को, उसके बाद रिमिटेंस कर रहा है वो 9 लाख रुपए का, तो फिर उस पर टीसीएस कितना कटेगा? तो उसके लिए भी देखिए मैंने कैलकुलेशन किया है, उसका जो पहले वाला है वो जोड़ा जाएगा और फिर जो 9 लाख रुपए का वो दोबारा कर रहा है वो दोनों जोड़े जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15,50,000 रुपए। फिर इसमें से जो एग्जेम्प्ट है 7 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो माइनस कर दिए जाएंगे, तो हमारा कितना बचा? 8,50,000। तो अब ये टीसीएस हमारा 8,50,000 रुपए पे लिया जाएगा, तो हमारा 8,50,000 रुपए का 5% हो गया 42,500 रुपया। तो टीसीएस बिल भी कलेक्टेड ₹42,500। और इसके अलावा अगर वो 1 लाख रुपए, ये इसने पहले कर दिया तो इसका उसने 42,500 रुपए टीसीएस दे दिया, अब फर्दर वो 1 लाख रुपए का और करता है, तो उस जितना वो करता रहेगा उसका 5% ही टीसीएस कटता रहेगा, क्योंकि वो 7 लाख रुपए का लिमिट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पहले से ही उसका डिडक्ट हो चुका है, एग्जेम्पशन उसको मिल चुकी है। तो 1 लाख रुपए का 5% यानी 5,000 रुपए और उसको देने पड़ेंगे अगर 1 लाख रुपए का और अगर रिमिटेंस कराता है वो। अच्छा, इसमें भी क्या है, अगर पैन कार्ड प्रोवाइड कराता है वो तो है 5%, और अगर वो पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कराता है तो उसको देना पड़ेंगे 10%। तो ये मैंने लिखा है, इफ नॉट पैन कार्ड प्रोवाइडेड देन टीसीएस रेट विल बी 10% इंस्टेड ऑफ 5%। मैं बताता हूं आपको तीसरा है रिमिटेंस फॉर पेइंग फॉरेन टूर, यानी कोई व्यक्ति अगर फॉरेन टूर के लिए जाता है और उसके लिए पेमेंट करता है तो उसमें 7 लाख की कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जितना वो पे करेगा उसका 5% उसको टीसीएस देना पड़ेगा। यानी कि अब देखिए मैं एग्जांपल देकर आपको बता रहा हूं, अगर वो 4 लाख रुपए का अमाउंट रिमिटेंस करता है तो उस पर 5% सीधा 5%, तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपए उसका टीसीएस हो गया और 4 लाख रुपए उसका जो अमाउंट भेजना है, तो बैंक उससे कितना लेगा? 4,20,000 रुपया। और पैन कार्ड अगर वो प्रोवाइड नहीं कराता है तो उसको ये जो 5% रेट है इसकी सीधे डबल हो जाएगी, 10% हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने लिखा है, इफ पैन कार्ड नॉट प्रोवाइडेड देन टीसीएस रेट विल बी 10%। तो ये थी मैंने रेट बता दिया आपको एग्जांपल दे करके। अब इसका और भी सवाल होते हैं जो कि उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। अब ये देखिए कि टीसीएस और टीडीएस ये सेम होते हैं। देखिए टीडीएस और टीसीएस सेम तरह के होते हैं, लेकिन वो कलेक्ट किया जाता है, वो डिडक्ट किया जाता है। तो टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज। तो जहां पर टीडीएस जो होता है वो वहां पर अगर कोई किसी को पेमेंट करता है तो जो पेमेंट रिसीव करता है उसको वो अमाउंट डिडक्ट करके दिया जाता है। तो टीसीएस में अमाउंट जो होता है वो डिडक्ट करके नहीं दिया जाता, बल्कि और ज्यादा लिया जाता है। जैसे 4 लाख रुपए का ही बताया था मैंने, 4 लाख रुपए का वो रिमिटेंस करना था तो वो 4,20,000 रुपए उसको वहां देना पड़ेंगे। तो अच्छा, नेक्स्ट है, कैन आई क्लेम द टैक्स क्रेडिट फॉर टीसीएस? हाँ, क्या हम इस टीसीएस को टैक्स क्रेडिट में मानेंगे? बिल्कुल यस। ये भी टीडीएस की तरह ही होता है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करेंगे
तो वहां पर टैक्स में इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर टैक्स आपका बैठता है तो वो उस टीसीएस में से अमाउंट कट जाएगा, जो भी टैक्स बैठता है। अगर नहीं बैठता तो आपको सारा का सारा आपको रिफंड मिल जाएगा, जैसे टीडीएस का रिफंड मिलता है। फिर हम इज द टैक्स कलेक्शन एट सोर्सेज ऑन LRS transaction a regulatory requirement? Yes, TCS collection on LRS transaction is regulatory requirement. This is as per amendment provision under section 206C(1)(g) of the Income Tax Act 1961। फिर है आर यू कस्टमर एलिजिबल फॉर एनी टैक्स रिबेट? इसमें टैक्स रिबेट मिलेगी नहीं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये टैक्स रिबेट के लिए नहीं होता, वो टैक्स रिबेट के लिए अलग होता है। ये क्या है, ये तो एक कलेक्शन है, जस्ट लाइक एडवांस टैक्स है, तो इसमें कोई रिबेट नहीं मिलेगा। आई एम एग्रीकल्चरिस्ट नॉट कवर्ड अंडर इनकम टैक्स, शुड आई बी पेइंग टीसीएस? यानी मैं एग्रीकल्चर का काम करता हूं और मैं टैक्स के अंडर में नहीं आता इनकम टैक्स के, तो क्या मैं टीसीएस पे करूंगा? बिल्कुल जी, आपको टीसीएस जमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका नहीं है, इनकम टैक्स का रिबेट नहीं है। इसमें क्या है, देयर इज नो एग्जम्पशन फॉर नॉन टैक्स पेयर्स, all those who are remit the fund under LRS are covered under TCS rules. There is no exemption from TCS provisions such as declaration for non-deduction in form 15G। तो जो लोग इसका जो 15G और H का फॉर्म जमा किया जाता है, जो कि इंटरेस्ट अगर कोई बैंक आपको देता है तो उसको एग्जम्पशन के लिए ये 15G और H का फॉर्म जमा होता है, तो उसमें भी इसको कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट आता है, अंडर व्हाट सिनेरियोस टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल? तो ये टीसीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तो ये है, द एग्जम्पशन अंडर द सेट सेक्शन विल रेस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस इज if the outward remittance proposed under LRS by the customer is liable for deduction of TDS and TDS is actually made by customer, then TCS is not applicable। देखिए, जब कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जिस पर TDS कटा हुआ है, तो जब TDS किसी ट्रांजैक्शन पर कटता है तो उस पर फिर TCS एप्लीकेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ रेजिडेंट इंडियन रिमीटर वांट टू सेंड फंड टू ओवरसीज अकाउंट टूवर्ड रेंट प्रोसीड, यानी वो किसी को रेंट के तौर पे पेमेंट यहां से करता है और वो रेंट को भेजता है, या सेल प्रोसीड टू NRI, किसी को NRI को सेल का जो प्रोसीड है वो करता है, तब क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो रेंट का पेमेंट होता है तो उस पर TDS करता है 194I, सेक्शन 194I का TDS करता है। और लेकिन जब कोई विदेशी किसी को अगर पेमेंट करता है तो उसको 195 में उसका कटेगा, तो उसमें TDS वहां एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर उस पर ये TCS नहीं कटेगा। द रिमीटर इज पेइंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फी टू ए कंपनी अब्रॉड, द रिमीटर विल डिडक्ट TDS एंड सेंड द बैलेंस फंड द रिमीटर टू सबमिट 15CA और CB। तो अगर कोई किसी कंसल्टेंसी का देता है, पेमेंट करता है, तो उस पर भी TDS कटेगा, तो उस केस में ये नहीं होगा, उसको देना नहीं पड़ेगा। Will TCS will applicable on processing fee और
जीएसटी अमाउंट? नो, ये जीएसटी और प्रोसेसिंग फीस पर नहीं लगेगा। नो, टीसीएस विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन आउटवर्ड प्रोसेसिंग फीस चार्जेस और ऑन जीएसटी अमाउंट। जो बैंक चार्जेस लेता है उस पर नहीं होता। जो आप अमाउंट भेज रहे हो वहां पर रिमिट कर रहे हो तो उस पर एप्लीकेबल होगा ये। अब नेक्स्ट है सैलरी के रिगार्डिंग। सैलरी फंड इफ रिमिटेड abroad for any LRS purpose will TCS applied। तो इसमें क्या होगा? TDS on salary section 192 of the income tax act 1961 the act and TCS on outward remittance section 206C subsection 1G of the act are two different provisions under income tax law. As per the new provision of section 206C1G of the Act, tax is required to be collected on outward remittance processed under IRS respective of source of fund from which it is proposed. Therefore, if remittance is done from salary fund, own fund, TCS will apply unless such outward remittance is subject to TDS. If the customer of the bank bill processing the outward remittance through the bank is required to deduct TDS and has actually deducted such TDS, then TCS would not be applicable on such transaction. तो अगर सैलरी का किसी को अमाउंट को रिमिट कर रहा है यहाँ से तो उस पर अगर टीडीएस एप्लीकेबल होता है तो फिर उस पर ये टीसीएस नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि टीसीएस के रिगार्डिंग थी। ये आपको काफी समझ आ गई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो या आपके किसी काम की हो तो मेरी इस वीडियो को अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, सभी लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस चीज की नॉलेज हो। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।